हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सभी की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। अनकही अन बातों की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज मैं लेकर आई हूँ आप सभी के लिए प्लेटो पार्ट 2, जिसमें एजेंडा ऑफ द डे होगा हमारा थ्योरीज ऑफ प्लेटो, जिसमें हम बेसिकली 5 थ्योरीज को डिस्कस करने वाले हैं। एंड उससे पहले कि आप इन थ्योरीज को समझें या जानने की कोशिश करें, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप फर्स्ट पार्ट को देख लें एंड उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू करें, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में मैंने जो चीज़ों को डिस्कस किया है उसी को मैं यहाँ कंटिन्यू करने वाली हूँ। इस वीडियो के एंड में आप प्लेटो की जो थ्योरीज हैं उनसे रिलेटेड अगर आपके मन में अभी कोई भी डाउट्स हो या जो माइनर मिसकंसेप्शंस हमारे मन में होते हैं वो एंड तक आपके क्लियर हो जाने हैं। प्लस अगर आप इस वीडियो में आखिर तक मेरे साथ बने रहते हो तो मैं इस बात की गारंटी ले सकती हूँ कि जो 2 क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं नेट जेआरएफ के एग्ज़ाम में, उसमें आपके वो 2 क्वेश्चंस कहीं नहीं जाने वाले हैं। ओके, तो हमारा एजेंडा ऑफ द डे स्टार्ट करते हैं प्लेटोस थ्योरी, एंड इसमें हम 5 थ्योरीज को डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट थ्योरी है थ्योरी ऑफ आइडियाज़। तो मेरे प्यारे लर्नर्स, ये अभी यूजीसी नेट का ट्रेंड है कि कौन से आइडिया को प्लेटो ने या फिर कोई भी थिंकर ने, वेस्टर्न थिंकर हो या इंडियन थिंकर हो, इस पर्टिकुलर आइडिया को या इस पर्टिकुलर थ्योरी को प्लेटो ने कहाँ से लिया है, किससे लिया है, ऐसे क्वेश्चंस वो फ्रिक्वेंटली पूछ रहे हैं। तो इसलिए मैंने इस चीज़ को इंक्लूड किया है सो दैट आपको अलग से मेहनत ना करनी पड़े और एग्ज़ाम में पूछा जाए तो आप उसको ईजिली बता सको। तो थ्योरी ऑफ आइडियाज़ वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय सॉक्रेट्स थ्योरी ऑफ नॉलेज। ओके, प्लेटो इसमें बात करते हैं, लास्ट वीडियो में भी हमने इस बारे में डिस्कस किया था कि पारमेंडिस से प्लेटो ने ये आइडिया लिया था कि इस वर्ल्ड में कोई भी चीज़ इस वर्ल्ड में जो परमानेंट है वो है आइडिया, उसके अलावा और कुछ भी परमानेंट नहीं है। तो उसी को आगे बढ़ाया है प्लेटो ने यहाँ पर, और वो सजेस्ट करते हैं कि आइडिया इज़ रियल, परमानेंट एंड परफेक्ट। एंड वो नेक्स्ट बताते हैं कि रियलिटी इज़ द शैडो ऑफ आइडियाज़। रियलिटी का मतलब ये हुआ कि आप जो भी देखते हो आपके आसपास में, जो भी मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है वो बस एक शैडो है आइडियाज़ का, एंड आइडियाज़ ही हैं जो परमानेंट हैं। ओके, एंड वो अपने थ्योरी ऑफ आइडियाज़ को समझाने के लिए एलिगरी ऑफ केव का एक कॉन्सेप्ट देते हैं। मैं आपको पहले ले चलती हूँ एलिगरी ऑफ केव की तरफ। एलिगरी ऑफ केव में प्लेटो बेसिकली ये बताते हैं कि हमारा जो पोजीशन है, मतलब जो ह्यूमन बीइंग है या जो सिटीजन्स थे एथेंस में प्लेटो के टाइम में, उनका जो पोजीशन है वो है चेन्ड पर्सन का, मतलब ऐसे लोग जो चेन से बंधे हुए हैं, और वो चेन किस चीज़ का, अज्ञानता का, इग्नोरेंस का। ओके, बंधे हुए हैं और वो एक केव के अंदर हैं। केव के पीछे में कुछ लाइट्स आ रहे हैं, ठीक है, वो सनलाइट है, फायर है, उसका लाइट है, एंड जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनका एक शैडो क्रिएट हो रहा है इन लाइट की हेल्प से, एंड उसी वो शैडो कास्ट का हो रहा है। तो केव के सेकंड वाले साइड में, दूसरे पार्ट में, उसके वॉल में कास्ट हो रहा है, जिसकी तरफ इग्नोरेंट पीपल जो है उनका फेस करा हुआ है। तो जो ह्यूमन बीइंग है वो बेसिकली बस शैडो को ही देख रहा है, शैडोज के थ्रू ही वो दुनिया को समझ रहा है। ओके, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा हो। तो प्लेटो एक्सप्लेन्स हिज थ्योरी ऑफ आइडियाज बाय यूजिंग द एलिगरी ऑफ केव, वेयर आवर पोजीशन इज लाइक अ चेन्ड मैन इन अ केव विद हिज बैक टुवर्ड्स द एंट्रेंस ऑफ द केव। ओके, तो सिंपल सी बात अभी मैंने जस्ट आपको बताई है कि वी आर चेन्ड पर्सन, जिनका हम किससे बंधे हुए हैं, तो हम इग्नोरेंस से बंधे हुए हैं, अज्ञानता से बंधे हुए हैं, और हम जिस पोजीशन में बैठे हुए हैं उसमें केव का जो एंट्रेंस है वो हमारे बैक साइड है।
तो हमें वो एंट्रांस भी नहीं दिख रहा। एंट्रांस मतलब इमेंसिपेशन, इमेंसिपेशन मतलब ज्ञान की प्राप्ति आप कह सकते हो। जिधर से होनी है, जिधर एंट्रांस है, हमें उस साइड का आइडिया ही नहीं है, और हम जिस वर्ल्ड को देख रहे हैं बस शैडो वाले वर्ल्ड को देख रहे हैं। तो बेसिकली थ्योरी ऑफ आइडियाज़ ये है। और प्लेटो सजेस्ट करते हैं कि हमें बदलाव लाना है, स्टेट ऑफ इग्नोरेंस से हमें स्टेट ऑफ आइडियाज़ की तरफ जाना है। आशा करती हूँ आपको ये समझ में आ गया हो। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा थ्योरी ऑफ सोल्स और मिथ्स ऑफ मेटल्स। इसको प्लेटो ने ये जो आइडिया दिया है मिथ्स ऑफ मेटल का, वो इसमें इस आइडिया को बोरो करते हैं पाइथागोरस से। पाइथागोरस ने भी 3 एलिमेंट्स ऑफ सोल बताए हैं और बहुत डिटेल में भी बताए हैं। तो प्लेटो ने ये आइडिया वहाँ से बोरो किया है, ये भी आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट है प्लेटो ये बात एक्सेप्ट करते हैं कि यस देयर इज़ अ सोल इन ह्यूमन बीइंग एंड ईच एंड एवरी सोल हैज़ 3 एलिमेंट्स। यहाँ पर एक छोटा सा है माइनर मिस्टेक जो लोग कर जाते हैं, जो स्टूडेंट्स कई बार इसको मिस्टेक कर लेते हैं। ओके, क्या है वो कि प्लेटो बात करते हैं कि एवरी सोल हैज़ 3 एलिमेंट्स। ओके, एंड दिस 3 एलिमेंट्स आर रीज़न, करेज एंड एपेटाइट। लेकिन बच्चों इसमें स्टूडेंट्स कंफ्यूज कहाँ हो जाते हैं, उनको लगता है कि प्लेटो ये बोल रहे हैं कि एक पर्टिकुलर सोल में रीज़न है, एक पर्टिकुलर सोल में करेज है, एक पर्टिकुलर सोल में एपेटाइट है। नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। हर सोल में ये तीनों क्वालिटीज़ हैं और तीनों एलिमेंट्स हैं, बट डिफरेंस क्या है कि कौन सा आपका एलिमेंट डोमिनेट कर रहा है वो मैटर करता है। आप में लेट्स एन एग्जांपल कि मैं अनु, मेरे अंदर तीनों एलिमेंट्स हैं। क्या है? रीज़न है, करेज है, एपेटाइट है, लेकिन वो डिफरेंट क्वांटिटीज़ में होंगे। ठीक है, एंड कोई एक क्वालिटी या कोई एक एलिमेंट ओवर पावर कर रहा है या फिर डोमिनेट कर रहा है, तो मैं उसके अकॉर्डिंग बिहेव करूँगी और उसके अकॉर्डिंग अपना होल लाइफ स्पेंड करूँगी। तो प्लेटो भी यही बात बोल रहे हैं अपने मिथ्स ऑफ मेटल के थ्रू, जिसमें वो बोलते हैं कि ऐसा सोल जिसमें रीज़न डोमिनेट करे उसको मैन ऑफ गोल्ड बोलेंगे, एंड मैन ऑफ गोल्ड इज़ द रूलिंग क्लास। ऐसा सोल जिसमें करेज डोमिनेट कर रहा हो उसको मैन ऑफ सिल्वर बोलते हैं और उसको सोल्जर क्लास बोला जाता है। थर्ड वन इज मैन ऑफ कॉपर, और मैन ऑफ कॉपर को उन्होंने प्रोड्यूसिंग क्लास का नाम दिया है। इसमें वो ये भी बात बोलते हैं कि मैन ऑफ गोल्ड बहुत रेयर है। रेयर है मतलब बहुत कम लोगों में ऐसा होता है जिसमें रीज़न डोमिनेट करता है। ओके, तो ये जो पॉपुलेशन है मैन ऑफ गोल्ड का वो बहुत कम होता है किसी भी सोसाइटी में। नेक्स्ट है मैन ऑफ सिल्वर। मैन ऑफ सिल्वर भी डोमिनेशन ऑफ करेज है। तो ऐसे जो लोग हैं जिनमें करेज डोमिनेट करे, इनकी भी पॉपुलेशन मैन ऑफ गोल्ड से कह सकते हैं थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन फिर भी कम इन कंपैरिजन टू प्रोड्यूसिंग क्लास और मैन ऑफ कॉपर कम है। एंड जो मेजॉरिटी ऑफ पीपल किसी सोसाइटी में होते हैं वो मैन ऑफ कॉपर होते हैं। ओके, तो ये यू कैन रिमेंबर। नेक्स्ट है हमारा थ्योरी ऑफ जस्टिस। तो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरी ऑफ प्लेटोज बुक द रिपब्लिक, जिसका नाम है द रिपब्लिक, बट द टाइटल क्या है उसका? कंसर्निंग जस्टिस। एंड प्लेटो के जितने आइडियाज़ हैं, आइदर इट इज़ मिथ्स ऑफ मेटल या फिर थ्योरी ऑफ एजुकेशन, थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म या फिर थ्योरी ऑफ फिलोसोफर किंग, जो भी है सारे लिंक्ड अप है किससे? थ्योरी ऑफ जस्टिस से। मेन आइडिया जो है प्लेटो का वो थ्योरी ऑफ जस्टिस ही है। ओके, तो थ्योरी ऑफ जस्टिस आखिर है क्या? सिंपल सी बात है, इसके जस्ट पहले हमने मिथ्स ऑफ मेटल पढ़ा, जिसमें हम क्या करते हैं, हमारे अंदर कौन सा एलिमेंट डोमिनेट करता है वो चीज़ डिसाइड करेगी कि हम कौन से क्लास को बिलोंग करेंगे। ओके, एंड वो हम कैसे रियलाइज़ करेंगे? तो प्लेटो के थ्योरी ऑफ एजुकेशन से हम एक प्रोसेस के थ्रू गुजरते हैं जिसमें हमें पता चलता है कि हम किस क्लास को बिलोंग करेंगे। ओके, एंड वंस यू गेट टू नो कि यू बिलोंग टू दिस पर्टिकुलर क्लास, आपकी ड्यूटी है कि आप उस पर्टिकुलर क्लास के अकॉर्डिंग
जो भी ड्यूटीज़ है उसको अच्छे से ऑनेस्टली परफॉर्म करें। एंड परफॉर्मिंग वंस ओन ड्यूटी ऑनेस्टली is called justice for Plato. तो link to the performance of justice. Justice is the source of virtue and is needed to maintain harmony. Okay? मैंने फिर से बोला कि प्लेटो का जो मेन है थ्योरी वो थ्योरी ऑफ जस्टिस ही है, बाकी जो थ्योरीज है वो इसको हेल्प करने के लिए है। एंड आप सभी को पता है कि प्लेटो का जन्म जब हुआ था उस समय स्पार्टा और एथेंस में वॉर चल रहे थे, ठीक है, जिसमें स्पार्टा जीत गया था और एथेंस हार गया था। तो प्लेटो ने एक बहुत ही डिस्टर्ब्ड फेज में अपना बचपन बिताया, चाइल्डहुड उनका डिस्टर्ब्ड फेज में रहा, इसलिए वो हार्मनी की बात ज़्यादा करते हैं, सोसाइटी में कैसे हार्मनी स्टैब्लिश हो। तो वो बोलते हैं कि जस्टिस के थ्रू हार्मनी स्टैब्लिश किया जा सकता है। और सेकंड थिंग ये है कि इन एडिशन टू परफॉर्मिंग वंस ओन ड्यूटी, आपको ये भी ध्यान रखना है कि यू आर नॉट इंटरफेयरिंग इन अदर ड्यूटीज़, मतलब जो दूसरे क्लास के पीपल हैं उनके आप वर्क में इंटरफेयर ना करो, ये भी जस्टिस है। और ये मैंने कुछ डेफिनेशंस दिए हैं जस्टिस के, जिसमें आप रेफ़र कर सकते हो चारों को याद करने का। मैं ये इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि प्रीवियस ईयर्स में ट्रेसी मेकर्स का ये जो डेफिनेशन है जस्टिस इज़ द इंटरेस्ट ऑफ स्ट्रॉन्गर, ये पूछा जा चुका है ऑलरेडी। तो चांसेस हैं कि हाईली चांसेस हैं कि वो अदर जो कैरेक्टर्स थे प्लेटो के द रिपब्लिक में क्या था, डायलेक्टिक्स था, डायलेक्टिक्स के थ्रू प्लेटो ने होल बुक को लिखा है, एक डिस्कशन के तौर पे लिखा है, जिसमें डिफरेंट कैरेक्टर्स थे जो आपस में डिस्कशन और डिबेट कर रहे होते हैं रिस्पेक्टिंग ईच अदर्स ओपिनियन, नॉट इन अ वायलेंट मैनर। ओके, तो उसमें बेसिकली स्टार्ट जो होता है द रिपब्लिक, वो इसी क्वेश्चन से स्टार्ट होता है कि जस्टिस है क्या। तो उसमें सारे कैरेक्टर्स ने अपने अपने ओपिनियन दिए एंड एट द एंड सॉक्रेट्स हु वाज द मेन प्रोटागोनिस्ट, उन्होंने अपना जस्टिस का डेफिनेशन दिया। इन सभी डेफिनेशंस को सुनने के बाद तो आप इन सभी डेफिनेशंस को रेफ़र कर सकते हो, याद कर सकते हो, वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आपके लिए। ओके, नेक्स्ट है हमारा थ्योरी ऑफ एजुकेशन। थ्योरी ऑफ एजुकेशन में प्लेटो का जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि ही कैन प्रोड्यूस अ फिलोसोफर किंग। ओके, एंड सेकंड थिंग ये था कि वो जो भी सोसाइटी में ह्यूमन बीइंग हैं उनमें जो इनइक्वालिटीज़ या फिर जो डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है लोगों को अपने चाइल्डहुड फेज़ में, उसको कैसे ख़त्म किया जाए, एंड जो अपब्रिंगिंग है किसी चाइल्ड का वो कैसे इक्वल मैनर में हो सके विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, ये मेन ऑब्जेक्टिव था थ्योरी ऑफ एजुकेशन का। एंड अगेन वन मोर थिंग कि थ्योरी ऑफ एजुकेशन के जरिए वो उस सोसाइटी में रहने वाले लोगों को ये रियलाइज़ करने में हेल्प करते हैं कि आप में कौन सा एलिमेंट, आपके सोल में कौन सा एलिमेंट डोमिनेट कर रहा है, ये लोगों को रियलाइज़ करने में हेल्प करेगा। एंड उसके अकॉर्डिंग फिर वो इंसान, उस सोसाइटी का वो पर्टिकुलर सिटीज़न उस क्लास से अपने आप को बिलोंगिंग मानेगा और उसके अकॉर्डिंग फिर अपने ड्यूटीज़ को परफॉर्म करेगा। तो ये था बेसिक आइडिया बिहाइंड थ्योरी ऑफ एजुकेशन। तो एजुकेशन इज द मीन्स टू फाइंड आउट द स्पिरिचुअल क्वालिटीज ऑफ अ सोल एंड एस्टैब्लिश एन आइडियल स्टेट। ठीक है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव ही लिखा गया है सिंपली कि आपके स्पिरिचुअल क्वालिटीज़ को, मतलब क्या है आपके सोल्स के एलिमेंट्स, कौन सा एलिमेंट डोमिनेट कर रहा है, उसको ही फाइंड आउट करना है। उसके अकॉर्डिंग जब आप अपने ड्यूटीज़ को ऑनेस्टली परफॉर्म करोगे तो आप उसके जरिए एक आइडियल स्टेट इस्टेब्लिश होगा, जो प्लेटो का मेन कंसर्न है। थ्योरी ऑफ एजुकेशन में यू कैन रिमेंबर कि स्पार्टन सिस्टम ऑफ एजुकेशन को ब्लेंड किया गया है, मतलब इसमें उसके कुछ फीचर्स को, मैक्सिमम फीचर्स को ऐड किया गया है। स्पार्टन एजुकेशन सिस्टम में एट द एज ऑफ 12 स्टेट बच्चे को अडॉप्ट कर लेती थी एंड उसका जो भी एजुकेशन होता था वो स्टेट स्पॉन्सर्ड होता था एंड वही लोग
बच्चे की अपब्रिंगिंग एंड एजुकेशन एंड एवरीथिंग को रेगुलेट करते थे। तो उसी फीचर को प्लेटो आगे लेकर आते हैं। सम फीचर्स ऑफ प्लेटोज थ्योरी ऑफ एजुकेशन आर स्टेट कंट्रोल्ड एजुकेशन, मतलब वही कि एजुकेशन का जो भी सिस्टम होगा, क्या कोर्स होगा, क्या सिलेबस होगा, एवरीथिंग, कौन सी एज में कौन से डिसिप्लिन्स होंगे, सारी चीज़ों का जो कंट्रोल होगा वो स्टेट के पास होगा। नेक्स्ट है बोथ मेंटल एंड मोरल डेवलपमेंट। वो यहाँ पर बस मेंटल डेवलपमेंट की बात ना करके मेंटल, मोरल, फिजिकल हर एस्पेक्ट को मल्टी डायमेंशनल डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड की बात करते हैं। कंपलसरी एजुकेशन फॉर मेन एंड वुमेन, वो एक रिवॉल्यूशनरी आइडिया यहाँ लेकर आता है, क्योंकि उसके पहले एथेंस में वुमेन्स को ये राइट नहीं था कि वो पॉलिटिक्स में पार्ट लें या फिर एजुकेशन ले सके, उनको सिटीजन्स का भी दर्जा नहीं दिया गया था। तो ये एक रिवॉल्यूशनरी आइडिया था प्लेटो का कि एजुकेशन मेन और वुमेन के लिए सेम होगा, कोई डिफरेंस नहीं होगा। एंड रिलेशन विद सोल, थ्योरी ऑफ एजुकेशन के साथ हम अपना रिलेशन विद आवर सोल जो होगा उसको सही करेंगे एंड एक अच्छा रिलेशन इस्टेब्लिश करेंगे एंड प्रोड्यूस करेंगे अ फिलोसोफर किंग। तो ये है 3 स्टेजेस ऑफ प्लेटोज थ्योरी ऑफ एजुकेशन, जिसमें उन्होंने डिटेल में एक फ्रेमवर्क दिया है कि एथेंस में किस प्रकार का एजुकेशन सिस्टम होगा, जिसमें वो 3 स्टेजेस की बात करते हैं। और बेसिकली यहाँ पर लर्नर्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि कितने फिल्ट्रेशन प्रोसेस थे, कितने एग्जाम्स थे। तो आपको याद रखना है बस 2 ही एग्जाम्स होते हैं, ओके। प्लेटो के अकॉर्डिंग 2 ही एग्जाम्स होने हैं। तो डिस्कस करते हैं, आपको चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। स्टेज 1 में 0 से 18 ईयर्स का टाइम फिक्स किया गया है, टाइम पीरियड फिक्स किया गया है, जिसमें प्राइमरी और सेकेंडरी है। प्राइमरी में 0 से 6 ईयर के जो बच्चे होंगे उनको स्टोरी टेलिंग, म्यूजिक, मोरल स्टोरीज, ये सारी चीज़ों के थ्रू एजुकेशन दिया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा सेकेंडरी, जिसमें 6 to 18 ईयर्स के जो बच्चे होंगे उनको बेसिक डिसिप्लिन, ऑल द डिसिप्लिन बताए जाएंगे, पढ़ाए जाएंगे, ओके। उसके बाद आता है स्टेज 2, 18 से 20 साल का जो टाइम पीरियड है। उसमें इन 2 सालों में सभी सिटीजन्स को, क्योंकि अभी तक कोई एग्ज़ाम नहीं हुआ है तो किसी को उसमें से मतलब सेपरेट नहीं किया गया है, सारे लोग एक साथ ही अभी विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन इक्वली एजुकेशन गेन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये 2 साल के पीरियड में सभी को मिलिट्री एजुकेशन दिया जाएगा। एंड यहाँ पर एक चीज़ आप गौर कर सकते हो कि प्लेटो कैसा एक आइडियल स्टेट का सपना देखते हैं, जिसमें इस सिस्टम में हर एक सिटीज़न को, वो चाहे वुमेन हो या मैन हो, कोई भी हो, किसी भी क्लास का हो, उसको एजुकेशन दी जा रही है मिलिट्री की। तो आप सोच सकते हो वो कितनी अच्छी सेना तैयार कर रहे हैं। तो इसके बाद क्या होता है, 20 ईयर्स के एंड में वो एक एग्ज़ाम करवाएंगे, कंडक्ट होगा। एंड दोज हु फेल विल जॉइन प्रोड्यूसर क्लास, रेस्ट विल गो फॉर नेक्स्ट स्टेज। मतलब ये जो एग्ज़ाम होने वाला है 20 ईयर के एंड में, उसमें एग्ज़ाम के थ्रू जो फेल हो जाएंगे वो प्रोड्यूसर क्लास को ज्वाइन कर लेंगे, जो पास कर जाएंगे वो नेक्स्ट स्टेज के लिए जाएंगे। नेक्स्ट स्टेज क्या है हमारा, हायर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, जिसमें 20 to 35 ईयर की एज में जो पास होके आगे आ गए थे उनको 20 to 35 ईयर की एज में एडवांस मिलिट्री एजुकेशन दिया जाएगा बेसिक तौर पर, और नॉट बेसिक तौर पर, एडवांस जो भी नॉलेज होंगे मिलिट्री के लिए वो उनको दिया जाएगा। और 35 ईयर की एज में सेकंड एग्ज़ाम होगा, ये दूसरा फिल्ट्रेशन प्रोसेस है और यू कैन से एग्ज़ाम होगा, जिसमें जो पास हो जाएंगे वो जाएंगे नेक्स्ट स्टेज के लिए, और जो फेल हो जाएंगे वो ज्वाइन करेंगे मिलिट्री क्लास को। अब आफ्टर 35 ईयर एज जिन्होंने पास कर लिया, उनको फिलोसोफर किंग बनाने का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होगा। उन्हें एजुकेशन दिया जाएगा फिलॉसफी का एंड ऑल द अदर थिंग्स जो भी नेसेसरी है फिलोसोफर बनने के लिए, दार्शनिक राजा बनने के लिए, वो चीज़ें उसको प्रोवाइड की जाएंगी। और ये हमारा ट्रेनिंग पीरियड भी होगा 35 से 50 ईयर के बीच का। एंड एट द एंड ऑफ 50 ईयर हमें अपना दार्शनिक राजा मिल चुका होगा। तो ये था फ्रेमवर्क
प्लेटो के एजुकेशन सिस्टम का। आई होप आपको समझ आ गया हो। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म। एंड ये थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म में भी जो बेसिक आइडिया है, प्लेटो वॉज वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड बाय स्पार्टा सिस्टम। स्पार्टा में क्या था सिस्टम कि एट द एज ऑफ 12 ईयर्स, जस्ट मैंने अभी बताया कि बच्चों को अडॉप्ट कर लेता था स्टेट, एंड जो वुमेन्स थी वो फ्री हो जाती थी अपने उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को टू for the bringing of their child, taking care of them, taking care of their education, इन सारी चीज़ों से वो फ्री हो जाती थी और स्टेट के डेवलपमेंट में और उसके इकोनॉमी में, पॉलिटिक्स में पार्ट लेती थी। तो इससे प्लेटो वाज वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड और वो यही सिस्टम एथेंस में चाहते थे। तो उन्होंने थ्योरी ऑफ एजुकेशन को बेसिकली इसलिए दिया है कि वो ये भी मानते थे कि प्रॉपर्टी और जो वाइफ्स होती हैं, वाइफ्स का मतलब नॉट ओनली वाइफ बट अ फैमिली, एक फैमिली की बात करते हैं वो, कि फैमिली और जो प्रॉपर्टी है वो किसी इंसान को करप्ट कर देती है, उसको उसके ड्यूटीज़ को हिज ड्यूटी टुवर्ड्स हिज स्टेट उसको परफॉर्म करने में प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इसीलिए वो ये आइडिया लेकर आए थे, थ्योरी ऑफ एजुकेशन फॉर गार्डियन क्लास। एंड ये गार्डियन क्लास है क्या, तो रूलिंग क्लास प्लस सोल्जर क्लास मिला के हमारा गार्डियन क्लास बनता है। और गार्डियन क्लास के पास अपनी प्रॉपर्टी नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि प्रॉपर्टी ही नहीं होगी, प्रॉपर्टी होगी, बस वो ऑनरशिप नहीं होगा सोल्जर के नाम पे या फिर रूलिंग क्लास के नाम पे। उस पर कॉमन राइट होगा सभी का और स्टेट उसको कॉमन पीपल के लिए यूज़ कर सकती है। अकॉर्डिंग टू प्लेटो, फैमिली इज़ अ बिगर इविल देन प्रॉपर्टी। तो प्लेटो फैमिली को प्रॉपर्टी से भी ज़्यादा बड़ा फैक्टर मानते हैं टू मेक अ पर्सन करप्ट। द इंटायर स्टेट इज़ अ फैमिली। आज हम बात करते हैं ग्लोबल विलेज की इन द ग्लोबलाइजेशन एरा, और इस कॉन्सेप्ट को प्लेटो बहुत पहले ला चुके हैं, इतने सालों पहले, BC की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। There is no system of permanent wedding among the guardian class and all women are to be common to all men and vice versa. तो थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म में वो उन्होंने बात की कि फैमिली नहीं होगी, वाइफ्स नहीं होंगे, लेकिन वो ये नहीं बोलते हैं कि प्रोक्रिएशन का जो प्रोसेस है वो नहीं होगा। प्रोक्रिएशन का मतलब गिविंग बर्थ टू अ चाइल्ड, ठीक है, वो होगा, लेकिन वो परमानेंट वेडिंग नहीं होगी। जो गार्जियन क्लास होगा उनके पास राइट नहीं रहेगा कि वो परमानेंट वेडिंग हो उनकी, और प्लस उनका जो भी पार्टनर होगा वो खुद सेलेक्ट नहीं कर सकते, वो स्टेट सेलेक्ट करेगी, ओके। एंड ऑल वुमेन आर कॉमन टू ऑल मैन एंड ऑल मैन आर कॉमन टू ऑल वुमेन, ओके। आई होप आप समझ रहे हो। ही वांटेड टू रेज अ बेटर एंड अ मोर इंटेलिजेंट रेस। प्लेटो ने यहाँ थोड़ी सी कोशिश की है कि प्रकृति के जो नियम हैं उसमें हस्तक्षेप करने की। वो चाहते हैं कि द बेस्ट मैन और द बेस्ट वुमेन को ही मौका मिले प्रोक्रिएशन की एक्टिविटी में भाग लेने का, और रेस्ट को ना मिले, क्योंकि रेस्ट को मिलेगा तो वो ऐसे बच्चे को जन्म देंगे जो स्टेट के काम का नहीं होगा या बहुत इंटेलिजेंट या अच्छे क्वालिटी के रेस का नहीं होगा। तो यहाँ थोड़ा सा हम ये चीज़ देखते हैं। पर्पज़ ऑफ मैरिज जस्ट प्रोक्रिएशन है, ओके, मतलब बस गिविंग बर्थ टू अ चाइल्ड, यही पर्पज़ ऑफ मैरिज होगा। वंस द चाइल्ड इज़ बॉर्न ही सी विल बी इन द कस्टडी ऑफ स्टेट। ये आपको मैंने थ्योरी ऑफ एजुकेशन जस्ट अभी बताया, जिसमें मैंने फर्स्ट स्टेज में क्या बताया कि 0 से 18 ईयर का वो फेज़ होगा। 0 मतलब आप समझ रहे हो कि बच्चे का जन्म होगा और वो स्टेट की कस्टडी में चला जाएगा, मतलब जो फीडिंग होगा, माँ जो फीड करेगी उसको, वो कॉमन होगा, मतलब किसी माँ को पता नहीं होगा कि मेरा बच्चा कौन सा है, ओके। एंड सभी बच्चे या फिर सभी बच्चों के लिए सभी माएँ सेम होंगी, सभी माँओं के लिए सभी बच्चे सेम होंगे, किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं होगा। नेक्स्ट है हमारा थ्योरी ऑफ फिलोसोफर किंग। तो प्लेटो का जो थ्योरी ऑफ एजुकेशन था, इसका मेन मोटो यही था, टू प्रोड्यूस अ फिलोसोफर किंग। वो फिलोसोफर किंग की बात इसलिए करते हैं क्योंकि
एक ऐसा इंसान जिसमें मोरल क्वालिटीज़ होंगी, जिसको जो खुद के लिए नहीं सोचेगा, जो स्टेट के लिए सोचेगा। दार्शनिक राजा, दार्शनिक कौन होते हैं? दार्शनिक ऐसे लोग होते हैं जिनको वर्ल्डली चीज़ों से मतलब नहीं होता है, मैटेरियलिस्टिक चीज़ें उनके लिए वैल्यूएबल बिल्कुल नहीं होती हैं, और वो बेसिकली सभी की भलाई के लिए ही सोचते हैं। तो प्लेटो का जो फिलोसोफर किंग होगा ऐसा होगा, एंड इसके थ्रू उनका जो स्टेट होगा वो एक आइडियल स्टेट होगा, जहाँ सारे लोग हार्मनी के साथ एक साथ रहेंगे, अपने अपने ड्यूटीज परफॉर्म करेंगे। तो ये था प्लेटो का फिलोसोफर किंग का आइडिया। ओनली कम्पिटेंट एंड एफिशिएंट पीपल शुड हैव राइट टू वोट। इसमें हम एक चीज़ क्या गौर करते हैं कि प्लेटो के मन में डेमोक्रेसी को लेकर एक डिस्टेस्ट था, मतलब वो उसे पसंद नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने इक्वेट किया है डेमोक्रेसी को रूल ऑफ इग्नोरेंस के साथ, मतलब इग्नोरेंस मतलब अज्ञानी लोगों का शासन, वो इसके साथ इसकी तुलना करते हैं। एंड उनके अकॉर्डिंग सिर्फ एफिशिएंट और कम्पिटेंट लोगों को ही राइट होना चाहिए वोट करने का, सभी लोगों को नहीं। एंड वो अपने थ्योरी ऑफ एजुकेशन के थ्रू सभी लोगों को कम्पिटेंट और एफिशिएंट बनाने का ट्राई भी करते हैं। Plato wanted to make Athens an ideal state, therefore until philosophers are rulers or rulers learn philosophy, cities will never get rid of corruption and evil. तो प्लेटो ये मानते हैं कि जब तक हमारे रूलर्स फिलोसोफर ना बन जाए, या फिर रूलर्स फिलोसफी ना लर्न कर ले, तब तक सिटीज़ में से जो करप्शन है उसको ख़त्म करना पॉसिबल नहीं है। किंग हैड एब्सोल्यूट पावर्स, हिज विजडम कैन नॉट बी क्वेश्चन बाय पब्लिक ओपिनियन। तो उन्होंने अपने फिलोसोफर किंग को एक एब्सोल्यूट पावर दे दी है, उसको पब्लिक क्वेश्चन नहीं कर सकती। ये आप याद रखना, आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा। नेट जेआरएफ कभी भी आपको ट्रिक करके ये चीज़ कंफ्यूज करने का ट्राई कर सकती है, सो डोंट गेट कंफ्यूज। ओनली वन लिमिटेशन ऑन फिलोसोफर किंग, क्या था? उन्होंने एब्सोल्यूट पावर तो दे रखी है, तो लिमिटेशन क्या रखी थी? लिमिटेशन ये रखी थी कि वो लॉ को चेंज नहीं कर सकते, स्टेट का जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा या लॉ होगा उसको चेंज नहीं कर सकते। प्लेटो अकॉर्ड्स अ पोजीशन ऑफ प्राइड टू लॉज इन हिज बुक द लॉज। द लॉज जो लास्ट बुक थी, आखिरी बुक थी, लॉन्गेस्ट, उसमें उन्होंने बात की है कि लॉज मतलब जो कानून होंगे किसी एक पर्टिकुलर स्टेट के, राज्य के, वो बहुत ही उसको वो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं और एक पोजीशन देते हैं प्राइड का। इसके बाद मैंने कुछ कोट्स लिखे हैं आपकी हेल्प के लिए। यहाँ होता है हमारा थ्योरीज ऑफ प्लेटो का द एंड। जो भी थ्योरीज थे हमने सारे इन डिटेल डिस्कस कर लिए। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को समझ आया हो। एंड स्टिल अगर आपके पास कोई क्वेश्चन या कोई डाउट या कोई क्वेरी हो तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स, आई विल डेफिनेटली श्योरली रिप्लाई। नेक्स्ट मैंने कुछ कोट्स लिखे हैं प्लेटो के जो आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। इन केस अगर यूजीसी नेट पूछ ले कि इग्नोरेंस द रूट एंड स्टेम ऑफ ऑल इविल, ये किसने बोला है, तो अभी जब आप प्लेटो पढ़ रहे हो तो आपके माइंड में ये चीज़ क्लिक कर रही है, हाँ प्लेटो नहीं बोला होगा। बट जब आपके पास 100 क्वेश्चंस होंगे, आपके माइंड में इतने सारे थिंकर्स होंगे, इतने सारे थ्योरीज होंगे, उस टाइम थोड़ा गेस करना मुश्किल होता है। तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगी कि इसको आप मेमोराइज कर लो, लर्न कर लो, ताकि आपको एग्ज़ाम में तुक्का लगाना ना पड़े। तो ये 3 कोट्स दिए हुए हैं मैंने। नो लॉ और ऑर्डिनेंस इज माइटियर देन अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट है इग्नोरेंस द रूट एंड स्टेम ऑफ ऑल इविल। थर्ड है इट इज़ फुलिश टू लिमिट एन एक्सपर्ट प्रैक्टिशनर ऑफ मेडिसिन विद द बुक ऑफ मेडिसिन। उसके बाद मैंने कुछ और इम्पॉर्टेंट कोट्स दिए हैं। वैसे तो अगर कोट्स हम सर्च करने लग जाए, फाइंड करने लग जाए, तो इनका एंड कभी नहीं होगा, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट वन है जो एग्ज़ाम्स में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं, मैंने उनको यहाँ लिस्ट कर दिया है। आप इनको देख सकते हो और मेमोराइज कर सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर ले
और नोटिफिकेशन बार में जाके नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, ताकि मैं जो भी वीडियोस डालूँ वो आप तक सबसे पहले पहुँचे और आपके प्रिपरेशन को हेल्प हो सके। तो थैंक यू, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।